हेलो दोस्तों, ये है यूपी बीएड 2020 का पेपर। इसके पहले 2022 और 2021 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। तो आइए देखते हैं 2020 का इस पेपर को। पहला है खंड अ सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत 50 प्रश्न हैं। फिर इसके बाद हिंदी ग्रामर से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, डी हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो अग्निगृह पारसियों का है। ठीक है, बाकी इनका भी आप लोग याद रखें, ईसाइयों का और यहूदी और मुस्लिम का जो पूजा स्थल है उनको क्या कहते हैं। व्याख्या में देख सकते हैं, अग्निगृह जो है फायर, या इंग्लिश में भी फायर टेम्पल कहते हैं, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सबको पता है, वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, सेना जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और भारत रत्न जो है से वो नागरिक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और अशोक चक्र भी परमवीर चक्र के ही श्रेणी में दिया जाता है, लेकिन ये तीसरे चौथे क्रम पर दिया जाता है। ठीक है, वीरता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कासगंज में हुआ था। अगला प्रश्न है पांचवा, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि विंडोज 7 क्या है, ये C++ जो है, आंसर ये नहीं होगा। ये C++ क्या है, लैंग्वेज है। विंडोज 7 जो है सॉफ्टवेयर ही है, तो क्या होगा, CD-ROM। सबको पता है हार्डवेयर होता है CD-ROM, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो ये 3 है। ठीक है, कौन कौन से, तो निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ये है ब्राज़ील में। ठीक है, कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9वां है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। तो श्रीलंका में जो सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनका नाम जो है देख सकते हैं आप लोग, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारनायके थी। ठीक है, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला अगर पूछे आपसे तो आप बेंजीर भुट्टो बताएंगे। वहीं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और बेगम खालिदा जो हैं वो बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये हैं 126। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारतीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं, KJ उदेसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। शून्य आधारित बजट देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया है शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है 14, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो ये है 1/3। अगला प्रश्न 15, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो गेहूँ पर। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, मौजूद समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है। तो बाइट है। अगला प्रश्न 18, एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है। तो CPU की क्षमता MIPS में मापी जाती है। प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 से, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। तो बताना है किससे जुड़े हुए थे। तो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। हरदयाल की आप लोग एक पुस्तक भी आती है, व्यक्तित्व विकास संघर्ष और
सफलता। तो इनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये हज़ारों किताबों के बराबर है, यानी कि ये सारा आपको किस सब्जेक्ट को किस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसके कैसे आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। 20वां है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? तो ये है फ्रेंच। अगला प्रश्न, किस निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? ठीक है, तो गुजरात में क्या है? सूतकांगेंडोर जो है गुजरात में नहीं है। बहुत ही ये भी फेमस जगह है, इसको याद रखें। सूतकांगेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिसकी खोज 1927 में ओरल स्टाइन ने किया था। यहाँ मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि सूतकांगेंडोर में क्या यहाँ प्राप्त हुआ? तो मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ चूड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो सूतकांगेंडोर में। अगला प्रश्न 22 है, 22 से 1 मई को कहा जाता है। तो देखिए 1 मई अभी आने वाला है, तो इसमें क्या है? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो क्या होता है कैथोड? वो जस्ता होता है। अगला प्रश्न, बर्मा का नया नाम क्या है? तो म्यांमार है बर्मा का नया नाम। अगला प्रश्न, 25 निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। प्रश्न 27, टर्की की राजधानी है? तो अंकारा। अगला प्रश्न है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो CCl4। ठीक है, ये ध्रुवीय यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। प्रश्न 30 से, ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। प्रश्न 31, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न 32, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न 34 है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? तो हिपेरिन जो है रक्त में वाहिकाओं को जमने से रोकता है। अगला प्रश्न 35, RK लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कार्टून बनाते थे। प्रश्न 36 है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम। अगला प्रश्न 37, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई है? ठीक है, तो ये 1972 से पिन कोड प्रणाली लागू की गई है। अगला प्रश्न 38, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो देखिए ये पंचायत प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, ये सारे इससे जरूर प्रश्न बनते हैं। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न है 39, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न 40 देखते हैं। प्रश्न 40 है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है? तो लार से। टाइलिन एंजाइम किस में होता है? पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न 41, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी? तो प्रतिमापुरी। अगला प्रश्न 42, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई, जो कि है कृत्रिम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, और देखिए इसमें विशाखापट्टनम जो है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न 43, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न 44 है, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, श्रीहरिकोटा से अधिकांश सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है 45, त्रिशूल क्या है? तो प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। प्रश्न 46, ग्रेनेडा स्थित है कैरेबियन सागर में। अगला प्रश्न 47, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने। प्रश्न 48 है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है बनारस में, जो कि BHU के अंदर ये स्थित है भारत कला भवन,
जो कि BHU स्टूडेंट के लिए निःशुल्क सेवा रहता है, और बाहरी लोगों के लिए यहाँ पे 20 रुपये टिकट के साथ आप लोग जा सकते हैं देखने के लिए। काफ़ी प्राचीन सिक्के, हथियार और मूर्तियों को रखा गया है वहाँ पे। अगला प्रश्न है 49, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है, तो ये है आर्यभट्ट। ठीक है, पहला उपग्रह कौन है भारत द्वारा? तो आर्यभट्ट, भारत। अगला प्रश्न 50, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? तो सरल सलील जो है सर्वाधिक पत्रिका है। ठीक है, देखिए तो यहाँ सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग खंड ब हिंदी भाषा के 50 प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे, 51 से इससे जुड़े हुए 51 से 55 तक के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। ठीक है, आगे है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लाड़ मेकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अब ये देखिए अनुच्छेद के बाद से इसके बाद प्रश्न है पहला, यानी 51, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए है। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो क्या है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति गणतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो यह है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो तो देखिए क्या हो जाएगा, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है। ठीक है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। हम प्रश्न 55 है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसको कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 56 है कि 56 से 58 नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनें। ठीक है, तो 56 से लेकर 58 तक आपको संधि बताना है। सदैव में क्या कौन सा संधि है? ठीक है, तो वृद्धि संधि है। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न 57 है, महर्षि में संधि बताना है, तो महर्षि का क्या होता है? माधन ऋषि, तो इसका हो जाएगा गूढ़ संधि है। ठीक है, इसमें देखिए मात्राएं बढ़ रही है ना। प्रश्न 58 है, निसंदेह, इसमें होगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, इसमें आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है 59 से 61 तक नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास, इसमें अब समास बताना है, तो पंचवटी में कौन सा समास आएगा? तो द्विगु समास। ठीक है, द्विगु क्या होता है? प्रथम पद इसका संख्यावाचक होता है। पंचमिश क्या है? 5, वटिमिश 5 वाटिकाओं का समूह। ठीक है, तो प्रथम पद इसका संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है घनश्याम, तो ये कर्मधारय समास है। प्रश्न 61 है, यथाशक्ति में समास बताना है, तो ये क्या है? अव्ययभावी समास है। प्रथम पद क्या प्रधानता होती है जिसमें
प्रश्न 62 से 65 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न 62 है, सिर पर धारण करने योग्य, यानी उसको क्या कहेंगे, तो सिरोधार्य। ठीक है। प्रश्न 63 है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो हमेशा दूसरी की बुराई देखने वालों को छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला प्रश्न 64 है कि बहुत अधिक जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है, बहुयज्ञ कहलाएगा। और जो बहुत कम जानकारी रखता है उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे। इसका विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, तो बताइए। अपराह्न। निर्देश देखिए, प्रश्न 66 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। ठीक है। अब इस मुहावरे का बताना है, मुहावरा या लोकोक्ति। प्रश्न 66 है कि उल्टी गंगा बहाना। ठीक है। इस लोकोक्ति का आपको बताना है क्या मतलब हुआ, तो प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 67 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। प्रश्न 68 है कि धूप में बाल सफ़ेद न करना का क्या अर्थ है, यानी कि अनुभवी जीवन बिताना। प्रश्न 69 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसका हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न 70, कलम तोड़ना का क्या है, तो अनूठी उक्ति लिखना। बहुत से क्वेश्चन पिछले सालों में जो आए हैं रिपीट हुआ है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर जो है याद करिए। प्रश्न 71 है, उसमें व्यंजन है, तो स ह, ये क्या है, उसमें व्यंजन होता है। और 72 है प्रश्न, कठिन काव्य के प्रेत हैं किस कवि के लिए कहा गया। ठीक है। तो किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, तो देख सकते हैं केशव दास को कहा गया है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो कौन है आषाढ़ के दिन का, मोहन राकेश का ये नाटक है जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। कालिदास और मल्लिका इसमें प्रमुख पात्र हैं, नायक नायिका हैं। तो प्रश्न 74, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमा की संभावना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा। जहाँ पे उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना व्यक्त कीजिए, वहाँ उपमेय क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक। अगला प्रश्न है 75, काकू का अर्थ है, तो काकू का अर्थ है व्यंग्य। ठीक है। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, जो वक्रोक्ति का अलंकार का दो भेद होता है ना, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो उसमें का जो काकू वक्रोक्ति, वहीं से ये काकू का अर्थ पूछ लिया है। प्रश्न 76 है, भूभारहीन संयुक्त राकस को बन जाए रसातल में, अनुरागियों जग में जय शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर साजों, यह किस छंद में है, तो यह है मतगय यंद छंद में। प्रश्न 77 है, किस छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक है। तो छपै में 6 चरण होते हैं, चौपाई में 4 होते हैं। ठीक है। चौथा क्या है, दोहे का उल्टा होता है, तो उसमें 4 चरण होते हैं, 2 ही होते हैं। बरबे बाकी सब आप लोग ये पढ़ सकते हैं, जो भी छंद हैं इसमें रस, छंद, अलंकार, ये तीनों से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, इनको तैयार रखें अगले परीक्षाओं के लिए। प्रश्न 78 है कि वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है, तो वीर का अस्थाई भाव उत्साह हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके जितने भी रस हैं उन सब के अस्थाई भावों को याद रखें। प्रश्न 79 है, जसोदा हरि पालने चुलावे, हलरावे दुलारी मल्हावे, जोई सोई कछु गावे में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। ठीक है। सूरदास सम्राट इसके कहे जाते हैं। प्रश्न 80 है, निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है, तो काल, ये है तत्सम शब्द। बाकी काज, हाथ और काम क्या है, ये तद्भव है। प्रश्न 81 से 85 तक जो है, निम्नलिखित में से सही बर्तनी छाटी। अब इसमें सही बर्तनी आपको बताना है 81 से 85 तक। तो 81 में देखिए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है और आशीर्वाद है, क्या होगा, तो डी सही है। ठीक है। आशीर्वाद की स्पेलिंग सही है। आप देखिए, दिए गए विकल्पों में से आशीर्वाद शुद्ध बर्तनी है। ठीक है। ये प्रश्न 82 है,
अवतार, अवतार, अवतर, अवतारे, तो इसमें से कौन सा सही है? तो अवतार, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न 83 में जिजीविसा, जिजीविसा होगा या जजीवसा या जिजीविसा। तो इस तरह के प्रश्नों को करने आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं सी तो ऐसे ही हट जाएगा और आप बी डी भी हटा सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा जिजीविसा, ठीक है, पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा होगी जिजीविसा। प्रश्न 84 है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता है या ऐश्वर्य होता है या ऐश्वर्य होता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐश्वर्य होता है, ठीक है। प्रश्न 85 अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, बस मात्राओं का फिर बदल है, तो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय होता है प्रश्न 85 का ए। प्रश्न 86 से 90 तक आपको विलोम बताना है। विलोम शब्द अनादर का विलोम क्या होगा? तो अनादर का आदर हो जाएगा। ज्ञानी का क्या होगा विलोम? अज्ञानी। प्रश्न 88 प्रारंभ का विलोम क्या होगा? तो प्रारंभ का हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 89 सदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदय का निर्दय। 90 रिजु का क्या होगा? तो निजु का हो जाएगा वक्र, ठीक है। ये प्रश्न अभी पूछा जा चुका है। प्रश्न 81 है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये होगा पौराणिक का प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कनिष्ठ का जेठ, उम्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण, ठीक है। तो ये सब विपरीतार्थक शब्द को ये बनाया गया है युग्म, लेकिन पौराणिक और प्राचीन ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर्यायवाची के रूप में है। अगला देखिए प्रश्न 92 है तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न 93 है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का हो जाएगा विष, ठीक है। प्रश्न 94 है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अब इसमें रस बताना है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। तो इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। राम जो है सीता को ढूंढ रहे हैं वन में, तो वहाँ क्या है? राम से सीता का वियोग हो गया है, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसमें जो है श्रृंगार का वर्णन है। अगला प्रश्न 96 से 100 तक 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्याय हैं और एक भिन्नार्थी शब्द चुनिए, ठीक है। यानी जो भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसको चुनना है, बाकी 3 जो है इसके पर्याय के रूप में है। आंधी का देखिए अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान, तो ठीक है। तो अंधड़ भी आंधी को कहते हैं, बवंडर भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है तूफान भी कहते हैं, लेकिन भयंकर नहीं कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भिन्न है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 97 है तरु, तरु यानी कि तड़ाग नहीं, तरु जो है किसको कहते हैं? पेड़ को कहेंगे। बिटप, पादप, ध्रुम, ये तीनों इसके पर्याय हैं, लेकिन तड़ाग में क्या होता है? तड़ाग तालाब होता है, इसलिए ये भिन्नार्थक शब्द हो गया, भिन्न हो गया इससे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 98 धनाधिप का क्या होगा? इसमें देखिए धनाधिप यानी कि धनद, ऑप्शन बी देखिए धनद, फिर सी कुबेर और धनेश्वर, ये तीनों ही धनाधिप के पर्याय हैं, लेकिन असमय, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये भिन्न है इन तीनों से, तो ये हो जाएगा। फिर प्रश्न 99 ऊंच का क्या है? उत्तुंग, ऊंचा, शीर्षस्थ, विशाल, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग उत्तुंग, ऊंचा और शीर्षस्थ, ठीक है ना, तो विशाल ये अलग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 100 है जल्दी का, ठीक है, बताना है। तो जलधि किसको कहेंगे? जलधि यानी कि समुद्र को, तो इसका पर्याय किस रूप में? निरधि, पयोधि भी होगा, दधि और उदधि, तो दधि, ऑप्शन सी ये भिन्न है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, पयो होता है, उदधि, ठीक है। तो इसमें जब ध अब लगा देते हैं तो वो सागर को पर्यायवाची बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे
100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब अगला खंड हम लोग देख सकते हैं, रीजनिंग के हैं 50 प्रश्न। तो इसमें तो देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप लोग जो है प्रश्नों को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और जो ना समझ में आए तो आप इस सॉल्यूशन में इसको देख भी सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके भी 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न पत्र दूसरे का रीजनिंग के 50 प्रश्न। अब प्रश्न दूसरे का जो है खंड ब है, विषय ज्ञान, यानी कि जिसका जो विषय है, यानी कला वर्ग का है तो कला वर्ग का होगा, विज्ञान का होगा तो इसमें विज्ञान के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कला वर्ग में कौन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो प्रश्न 51 है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न 52 है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया है। तो यवन ने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था, यवनों ने। उसके बाद से प्रश्न 53 है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है। तो महाराणा कुंभा ने कराया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 54 है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो ये हैं सलीमुल्लाह खान, मुस्लिम लीग के संस्थापक। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो राजस्थान का जो है समुद्री सीमा नहीं है, इसके लिए आपको मैप देखना होगा। मैप अगर याद होगा आपको कौन सा स्टेट कहाँ तो बता सकते हैं। प्रश्न 56 है, घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी कहाँ, राजस्थान में स्थित है। और ये जितने भी इस प्रकार के हैं आप लोग राष्ट्रीय उद्यान इस सबको याद रखें, एक ज़रूर पूछ लेता है। प्रश्न 57 है, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो ये है असम से संबंधित है। बाकी राज्यों का भी आप याद कर लें, उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ के राज्यों के भी। उसके बाद प्रश्न 58, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आप सबको पता 5 जून को मनाया जाता है। और यदि पूछ दे कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और वानिकी दिवस पूछ दे तो 21 मार्च को। जितने पर्यावरण से संबंधित जो है मनाए जाते हैं वो 4-5 ठो, उसको याद रखें। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था। तो आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल जाएगा कि शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न 60 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन बी। प्रश्न 61 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आप लोग पढ़े होंगे, दूरी की है। प्रश्न 62 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। तो कौन सा होता है, टाइलिन। आपने ये चीज़ अभी प्रथम प्रश्न पत्र में जो सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पढ़े थे उसमें भी आप लोगों ने देखा। तो यही फ़ायदा हो जाता है कला वर्ग में, जो है सामान्य ज्ञान और कला वर्ग के जो प्रश्न हैं मिलता जुलता मिल जाता है काफ़ी एक जैसा। प्रश्न 63 है, आपको इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, जो सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे एक तरह से वही आप कला वर्ग का भी पढ़ रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य है। प्रश्न 62 है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम ये टाइलिन है। प्रश्न 63 आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो किसने दिया था आनुवंशिकता का नियम, मेंडल ने दिया था, बॉटनी से है। प्रश्न 64 है, निम्नलिखित उर्वरकों को उनके घटते नाइट्रोजन मात्रा क्रम में सजाएं। तो ये हो जाएगा, एक यूरिया, फिर अमोनियम क्लोराइड, फिर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रोजन की मात्रा के क्रम ये होगा। अगला प्रश्न 65, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेनिन है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक। तो इस प्रकार से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों का हमेशा एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध है। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न 67, ओलंपिक खेल 2012 आयोजित होंगे। ठीक है, तो कहाँ हुए थे, लंदन में। होंगे नहीं, यहाँ होना चाहिए कि कौन कहाँ हुआ था।
प्रश्न 68 है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ जो है 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 69, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 70, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 340। प्रश्न 71 है, बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, वैदेशिक मामले और प्रतिरक्षा आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में रखे गए हैं। ठीक है। प्रश्न 72, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किससे अग्रसारित की है? तो जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल ने यह अवधारणा दे रखा है। अगला प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है? तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। प्रश्न 74 है, निम्न नदियों में से कौन एक अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? तो ये होगा दामोदर नदी। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 75, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न 76 है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 77, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, तो आप सब इको मार्क वाली ही वस्तुएं खरीदें। प्रश्न 78 है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई की जो शेयर मार्केट है दलाल स्ट्रीट कहा जा रहा है। प्रश्न 79 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ग्रामीण बैंकों के लिए ये हुआ था 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 80 है, भारत में महिला साक्षरता दर है क्या है? 53.70% है। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो सादत खान जो है प्रथम नवाब था। वहीं अवध के प्रथम नवाब जो है सादत अली खान 1680 से 1739 में इनका जीवन काल था। तथा अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। प्रश्न 82, भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था दल विहीन प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं 83 है, भारत में कार्यरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड की निम्नलिखित इकाइयों में कौन निजी क्षेत्र में है? तो सूरत में है। ठीक है। प्रश्न 84, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज किसने की थी? तो थॉमस मिडले ने की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा नया प्रश्न कर दिया गया है, बनाया गया। प्रश्न 85 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। प्रश्न 86, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न है 87, किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकांशतः स्वचालित उपकरणों में किया जाता है? तो बी है संकर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। ठीक है, और उत्तर भारत की पूछे तो गंगा हो जाएगा। प्रश्न 89, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। प्रश्न 90, हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो यह है 4 देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। अगला प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए बाबर का जो है कहाँ भारत में नहीं है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आगरे में हुई थी और बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरे में हुई थी। और इसको जो है इसे आगरा के नूफगान आधुनिक आरामबाग में पहले दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, उसकी इच्छा थी कि काबुल में उसे दफनाया जाए, वहीं उसको ले जाकर दफनाया गया था। अगला प्रश्न जो है 92 है, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। प्रश्न 93, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? तो अफगान से पराजित हुए थे। प्रश्न 94 है, एमनियोसेंटेसिस से किसका परीक्षण किया जाता है? तो भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है एमनियोसेंटेसिस से। ठीक है,
प्रश्न 95 है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो मेथी में जो है सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। ठीक है, पालक से ज़्यादा मेथी के साग आप खाएंगे उसमें आयरन आपको प्राप्त होगा। प्रश्न 96 है, डायजीपाम नामक रसायन की प्रकृति किस प्रकार की है? तो ये एक तरह से एनास्थेटिक है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 97 सामुद्रिक जल की औसत सामान्य लवणता है 35%। अगला प्रश्न 98 अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ है? तो तृतीय गोड़ी युग में। प्रश्न 99 किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। प्रश्न 100 है, 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ठीक है, तो 1 रुपये का नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यदि आपके पास नोट हो तो आप देख सकते हैं वित्त सचिव का उस पर होता है, बाकी पे किसका होता है? गवर्नर का। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र 100 प्रश्न और ये द्वितीय प्रश्न पत्र के 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। और इसके बाद से 2019 का भी बहुत जल्द पेपर जो आएगा। तो अगर यदि आपने 2022-21 का नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।